बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो बेटा 9th क्लास कंप्यूटर साइंस के बच्चों के लिए है। चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटेशनल सिस्टम्स। इसके तमाम शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और इन शॉर्ट क्वेश्चंस को करने के बाद 100% गारंटी है फुल मार्क्स की चैप्टर नंबर 1 से। ये हाई अचीवर्स फार्मूला इन बच्चों के लिए है जो 100% मार्क्स हासिल करना चाहते हैं कंप्यूटर के पेपर में। तो चैप्टर नंबर 1 का बेटा पहला शॉर्ट क्वेश्चन आपको समझाते हैं। डिफाइन सिस्टम, हाउ आइडिया ऑफ सिस्टम इज यूजफुल। कि सिस्टम क्या है? सिस्टम इज एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ इंटरडिपेंडेंट पार्ट्स। कि सिस्टम में बहुत सारे पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं जो कि एक दूसरे पर इन्हसार करते हैं। वो तमाम पुर्जे, वो तमाम पार्ट्स मिलकर ऑर्गेनाइज्ड काम करते हैं, मिलजुल कर काम करते हैं टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन, टू अचीव अ कॉमन गोल। एक खास मकसद हासिल करने के लिए, एक खास फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर हम कंप्यूटर सिस्टम की बात करें तो कंप्यूटर सिस्टम के पार्ट्स में बेटा आपके पास सीपीयू है, रैम है, पेरिफेरल डिवाइसेस हैं। मुख्तलिफ ये कंपोनेंट्स मिलकर आपसे इनपुट डाटा की लेते हैं और उसको इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हैं, उसकी आउटपुट भी जनरेट करते हैं, उसको स्टोरेज एरिया की तरफ भी लेकर जाते हैं। इसी तरह आपके घरों में रेफ्रिजरेशन सिस्टम्स हैं, फॉर एग्जांपल फ्रिज। अब फ्रिज में मुख्तलिफ कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, कंप्रेसर है, ठीक है, थर्मोस्टेट है और इसके अलावा पाइप्स का सिस्टम है, कूलिंग पाइप्स का। ये तमाम कंपोनेंट्स मिलके क्या करते हैं? एक खास फंक्शन अचीव करने की, खास गोल, एक खास मकसद अचीव करने की कोशिश करते हैं। तो इस तरीके से सिस्टम बेटा इंडिपेंडेंट पार्ट्स का मजमूआ है जो मिलजुल कर काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है व्हाट इज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है बेटा? एक ऑर्गेनाइज्ड सेट ऑफ कंपोनेंट्स जो क्या काम परफॉर्म कर रहा है? इंफॉर्मेशन कन्वर्ट कर रहा है डाटा से। तो इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है कम्युनिकेशन के लिए भी इस्तेमाल होता है, मतलब राबते के लिए, एक जगह से दूसरी जगह पैगाम पहुंचाने के लिए, और मेन काम इसका क्या है? डाटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना। क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास है हाउ आर द कंपोनेंट्स ऑफ अ सिस्टम रिलेटेड। कि आपके सिस्टम के कंपोनेंट्स आपस में कैसे एक दूसरे के साथ ताल्लुक रखते हैं। दे आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड द फंक्शनिंग ऑफ अदर कंपोनेंट एनहांस द ऑपरेशन ऑफ द सिस्टम। कि तमाम कंपोनेंट्स का एक दूसरे से कुछ ना कुछ ताल्लुक जरूर होता है, और जब एक कंपोनेंट काम परफॉर्म करता है और सेकंड कंपोनेंट को हैंडओवर करता है तो इससे वो दूसरे सिस्टम के कंपोनेंट की ऑपरेशन इनहांस करता है, उसकी कैपेबिलिटी इनहांस करता है, उसका फायदा करता है। ठीक है, इस तरह कंपोनेंट्स एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। फिर कहते हैं हाउ डू द कंपोनेंट्स ऑफ कार वर्क टुगेदर। अब कार की एग्जांपल को डिस्कस कर रहा है। देखें, ईच पार्ट ऑफ अ कार, हर हिस्सा कार का, जैसे कि इंजन, उसके व्हील्स, उसकी ब्रेक्स, अब ये सब अपना अपना काम परफॉर्म करते हैं। लेकिन जब ये जुड़ जाते हैं एक सिस्टम में और ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में काम करते हैं तो आपकी गाड़ी चल पाती है, तो एक बेहतरीन ट्रांसपोर्ट सिस्टम मुहैया हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है व्हाट इज सिस्टम डिस्क्राइब्ड बाय। सिस्टम किस चीजों से आप सिस्टम को एक्सप्लेन कर सकते हैं? तो कहता है सिस्टम इज डिस्क्राइब्ड बाय इट्स ऑब्जेक्टिव्स। कि पहले तो उस सिस्टम के मकासद पता होने चाहिए कि उस सिस्टम के गोल्स क्या है। फिर कंपोनेंट्स ऑफ द सिस्टम, कि वो सिस्टम के पुर्जे क्या हैं, उसके पार्ट्स क्या हैं, उसके कंपोनेंट्स क्या हैं जो मिलजुल कर काम करेंगे। एंड कम्युनिकेशन अमॉन्ग द कंपोनेंट्स, और ये पार्ट्स आपस में कोऑर्डिनेट कैसे करेंगे, एक पार्ट दूसरे पार्ट की मदद कैसे करेगा। एंड एनवायरनमेंट इन विच इट वर्क्स, और हर सिस्टम का कुछ एनवायरनमेंट होता है कि वो जिसमें काम करेगा। फॉर एग्जांपल, आपका इंफॉर्मेशन सिस्टम है, अब वो किस एनवायरनमेंट में काम करता है? कम्युनिकेशन एनवायरनमेंट में काम करता है। आपका पंखा है, वो घर में काम करेगा। अब आप कहेंगे जी सड़क पे पंखा लग जाए, वो नहीं काम करेगा। तो हर सिस्टम का एनवायरनमेंट होता है जिसके अंदर वो अच्छे से काम कर पाता है। Why do components of each system communicate with each other?
कि क्यों तमाम कंपोनेंट्स किसी सिस्टम के एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं टू अचीव द सिस्टम्स ऑब्जेक्टिव इन एन एनवायरनमेंट। इनका कम्युनिकेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? ताकि ये आपस में एक दूसरे के साथ डाटा एक्सचेंज करें और सिस्टम ओवरऑल परफॉर्मेंस दे सके। क्वेश्चन नंबर 7 में वो आपको कहता है कि एग्जाम्पल दें एक सिंपल सिस्टम की और एक एग्जाम्पल दें आप एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम की। तो थर्मोस्टेट की एग्जाम्पल दे दें आप एक सिंपल सिस्टम में, जस्ट एक टेम्परेचर सेंसर डिवाइस है। अब कॉम्प्लेक्स सिस्टम में आप एग्जाम्पल दे दें बेटा ह्यूमन बॉडी की। इंसानी जिस्म का जो निजाम है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। आप देखिए इसमें कितने सारे ऑर्गन सिस्टम्स इन्वॉल्व हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, ओरल कैविटी सिस्टम, इसी तरीके से हमारा जो है ब्रेन का सिस्टम, न्यूरल नेटवर्क्स का सिस्टम, ये तमाम सिस्टम्स मिलकर इंसानी जिस्म काम कर रहा है। इसके अलावा आप कंप्यूटर नेटवर्क के सिस्टम की एग्जांपल दे सकते हैं, इंटरनेट की एग्जांपल दे सकते हैं। ये सिस्टम्स बहुत कॉम्प्लेक्स हैं। अब व्हाट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ अ सिस्टम, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा। ऑब्जेक्टिव का मतलब है बेटा गोल, पर्पस, मकसद। सिस्टम का मकसद कि वो क्या काम परफॉर्म करता है। एवरी सिस्टम हैज अ पर्पस और गोल दैट इट एम्स टू फुलफिल। हर सिस्टम का कुछ ना कुछ मकसद जरूर होता है। अब कॉमन टाइप्स ऑफ सिस्टम ऑब्जेक्टिव जो हैं उनमें आप क्या ले लेंगे? सबसे पहला इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, दूसरा सपोर्टिंग अदर सिस्टम्स, और तीसरा अचीविंग स्पेसिफिक गोल्स। कि एक तो वो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग करता है, मतलब कम्युनिकेशन करता है बिटवीन पार्ट्स ऑफ अ सिस्टम। दूसरा, हर सिस्टम किसी और सिस्टम की मदद जरूर कर रहा होता है। और तीसरा, वो अपना मकसद अचीव करता है। Why does analyzing a system operation require? What is its purpose? कि सिस्टम्स के ऑपरेशन को तज्जिया करने की क्यों जरूरत है? तज्जिया करना बेटा बगौर मुआयना करना। अंडरस्टैंडिंग इट्स आइटम, ताकि आप उसके कंपोनेंट्स को, आप उसके आइटम्स को समझ सकें। दिस इनसाइट इंप्रूव द एफिशिएंसी ऑफ द सिस्टम एंड एफिकेसी ऑफ द सिस्टम। जब आपको सिस्टम के ऑपरेशंस की बगौर मुआयना करेंगे तो समझ बूझ हो जाएगी, और उस समझ बूझ से आप सिस्टम को अच्छा ऑपरेट करेंगे। अच्छा ऑपरेट करने से सिस्टम की एफिशिएंसी बढ़ेगी, सिस्टम अच्छा परफॉर्म कर पाएगा, मिस हैंडल नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 10 में है बेटा व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ अ ट्रांसपोर्ट सिस्टम। आपकी बुक में एग्जांपल है ट्रांसपोर्ट सिस्टम की। ट्रांसपोर्ट सिस्टम एम्स टू ट्रांसफर पीपल और प्रोडक्ट्स सिक्योरली एंड इफेक्टिवली बिटवीन लोकेशन। कि एक जगह से दूसरी जगह अगर किसी शख्स ने जाना है या किसी चीज को आपने लेके जाना है तो आप क्या करेंगे? ट्रांसपोर्ट सिस्टम का इस्तेमाल करेंगे। तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम का मकसद क्या है? लोगों को और अशिया को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना। फिर क्वेश्चन नंबर 11 में बेटा डिस्कस करना है हमने व्हाट इज द प्रिंसिपल गोल ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम का मेन मकसद क्या है? कंप्यूटर सिस्टम का बेटा मेन मकसद है टू प्रोसेस डाटा एंड कन्वर्ट इट इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन। कि वो आपसे इनपुट डाटा लेता है और आपके मकसद की इंफॉर्मेशन में उसे कन्वर्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 12 पे है बेटा व्हाट आर इट्स बेसिक कंपोनेंट्स। अब बेसिक कंपोनेंट सिस्टम के जो है वो क्या है? एक उसके ऑब्जेक्टिव्स हमने पहले कहा, एक उसके कंपोनेंट्स ऑफ द सिस्टम, एक कम्युनिकेशन और एक एनवायरनमेंट ऑफ अ सिस्टम। ये किसी भी सिस्टम के बुनियादी कंपोनेंट्स हैं। व्हाट आर कंपोनेंट्स इन अ सिस्टम? कंपोनेंट्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एनी सिस्टम। कंपोनेंट्स का मतलब है उसके पुर्जे, उसके हिस्से। ईच कंपोनेंट प्लेज अ स्पेसिफिक रोल एंड कंट्रीब्यूट इन ओवरऑल फंक्शनैलिटी ऑफ द सिस्टम। हर हिस्सा अपना काम परफॉर्म करता है और सिस्टम की ओवरऑल फंक्शनैलिटी में उसके मकासद होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप पंखे की मिसाल ले लें। अब पंखे में देखें रॉड है जिसके इर्द गिर्द आपका ब्लेड्स घूमते हैं, ब्लेड्स हैं जो हवा को काटते हैं, फिर आपका कैपेसिटर लगा हुआ है जो एनर्जी स्टोर करता है। इस तरह मुख्तलिफ सिस्टम्स के कंपोनेंट्स हैं जो मिलजुल कर अपना काम परफॉर्म करते हैं। फिर कहता है व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड सिस्टम कंपोनेंट्स। क्यों जरूरी है सिस्टम कंपोनेंट्स को समझना? टू आइडेंटिफाई प्रॉब्लम्स, ताकि अगर कोई मशीन में मसला आए, कोई सिस्टम में मसला आए तो आप उसे समझ सकें। इंप्रूविंग परफॉर्मेंस ऑफ द सिस्टम, रिफाइनिंग सिस्टम डिजाइन, आप सिस्टम की परफॉर्मेंस बेहतर ले सकें, उसके डिजाइन को बेहतर बना सकें।
अब अगर आपको सिस्टम के कंपोनेंट्स की अच्छे से समझ होगी तभी आप उसकी एफिशिएंसी अचीव कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में बेटा कहता है व्हाट इज एनवायरनमेंट ऑफ अ सिस्टम। एनवायरनमेंट ऑफ अ सिस्टम से मुराद वो तमाम चीजें जो कि सिस्टम के एक्सटर्नली मौजूद है और उससे इंटरैक्ट कर रही हैं। इसमें तमाम एक्सटर्नल फैक्टर्स आ जाते हैं जो सिस्टम को इफेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका पंखा है, आपका एसी है। अब इसके एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या है कि बाहर गर्मी कितनी है, बाहर सर्दी कितनी है, किस तरह के रूम में आप उसे इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, यही क्वेश्चन बेटा आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड अ सिस्टम एनवायरनमेंट। क्यों समझने की जरूरत है आपको सिस्टम एनवायरनमेंट? क्योंकि अगर आपको उसके एनवायरनमेंट का पता होगा तो आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस को हैंडल करने में आसानी होगी, आप सिस्टम के बिहेवियर को समझने में आसानी होगी, आउटपुट लेने में आसानी होगी। देखिए फॉर एग्जांपल आपकी जूसर ब्लेंडर है, अब वो बना है किस चीज के लिए? फलों का जूस निकालने के लिए, ठीक है। आप उसके अंदर कोई जो है आंवला रीठा पीसना शुरू कर दें जूसर के अंदर, तो उसकी परफॉर्मेंस क्या होगी? इफेक्ट होगी। इसका मतलब आपको एनवायरनमेंट ऑफ द सिस्टम की ही समझ नहीं थी, ठीक है। तो एनवायरनमेंट ऑफ द सिस्टम में आपके इनपुट्स और आपके आउटपुट्स, एक्सटर्नली वो तमाम फैक्टर जो सिस्टम की परफॉर्मेंस को इफेक्ट कर सकते हैं वो आते हैं। फिर आ जाता है आपके पास रोल ऑफ कम्युनिकेशन एज अ सिस्टम। अब कम्युनिकेशन जो है सिस्टम के कंपोनेंट्स में क्यों जरूरी है? ताकि तमाम सिस्टम के कंपोनेंट्स मिलजुल कर काम कर सकें, एफिशिएंटली काम कर सकें, सिस्टम का गोल अचीव करने के लिए, सिस्टम का मकसद अचीव करने के लिए। अगर कंपोनेंट्स के दरमियान कम्युनिकेशन बंद हो जाएगी तो ये काम नहीं कर पाएंगे। अब देखें आपके पास कंप्यूटर में आपको वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर 8th क्लास में भी पढ़ाया गया। आपका डेटा जिसने रन होना होता है वो रैम में जाता है, रैम से सीपीयू से पिक करके लेके जाता है, फिर सीपीयू उसको ऑपरेट करवाता है, एग्जीक्यूट करवाता है। अगर वो डिस्प्ले करवाने वाली आउटपुट है तो डिस्प्ले करवाता है। अब ये सारे कंपोनेंट्स आपके हार्ड डिस्क से सीपीयू, रैम, ये सब आपस में क्या कर रहे हैं? कम्युनिकेट। अगर ये कम्युनिकेट ना कर पाए तो यकीनी बात है आपका सिस्टम फेल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में बेटा बात की गई है हाउ डू कंपोनेंट्स इंटरैक्ट इन अ कंप्यूटिंग सिस्टम, कि किसी कंप्यूटिंग सिस्टम में कंपोनेंट्स कैसे आपस में इंटरैक्ट करते हैं। इन अ कंप्यूटिंग सिस्टम द सीपीयू कम्युनिकेट्स विद मेमोरी टू फेच एंड स्टोर डेटा। तो मैंने आपको अभी बताया कंप्यूटर सिस्टम में कि सीपीयू जो है मेमोरी से इंस्ट्रक्शंस को फेच करता है, क्या करने के लिए? एग्जीक्यूट करवाने के लिए। और जब वो उसे एग्जीक्यूट करवा लेता है तो फिर उसको स्टोर करता है हार्ड डिस्क ड्राइव में, सीडी डीवीडी में, यूएसबी में, स्टोरेज डिवाइस कुछ भी हो सकती है। और अगर वो कोई ऐसी आउटपुट थी कि फौरन डिस्प्ले करवानी थी तो वो डिस्प्ले की तरफ ले जाता है उसे। फिर कहता है क्वेश्चन नंबर 19 में हाउ डज कम्युनिकेशन वर्क इन अ बायोलॉजिकल सिस्टम, कि आपका जो बायोलॉजिकल सिस्टम है जानदारों का, इंसानों का, उनके अंदर कैसे कम्युनिकेशन सिस्टम चलता है। अब आप देखें जैसे ही आप हाथ लगाते हैं किसी गर्म चीज को, फौरन वहां से सिग्नल जाता है ब्रेन को और ब्रेन आपके मसल को भेजता है एक पैगाम कि अपना हाथ इस गर्म चीज से हटाएं, और विद इन अ सेकंड जो है ये एक्शन परफॉर्म हो जाता है जिसे रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। तो बायोलॉजिकल सिस्टम में आपका जो दिमाग है वो आपके मसल्स को मैसेज भेजता है। इस तरीके से कम्युनिकेशन हो रही है इफेक्टर्स के दरमियान, ब्रेन के दरमियान और सेंसर्स के दरमियान। सेंसर में आपकी 5 हिस्सें आ जाती हैं बेटा, सूंघने की हिस्स, चखने की हिस्स, स्किन जिसके अंदर टच की हिस्स है, इसी तरह देखने की हिस्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 में कहता है हाउ डज अ वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम इंटरैक्ट विद इट्स एनवायरनमेंट, कि आपका जो वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम है वो कैसे एनवायरनमेंट से इंटरैक्ट कर रहा है। इसके पास डेटा कलेक्शन के लिए बेटा एनवायरमेंटल सेंसर्स होते हैं जो ह्यूमिडिटी को नापते हैं, नमी को, हवा के दबाव को नापते हैं, ठीक है, विंड स्पीड को नापते हैं। ये है वो डेटा जिसकी बुनियाद पर आपका वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम काम करता है और बताता है कि जी शाम में बारिश होगी, शाम में नमी रहेगी, शाम में मौसम खुश्क रहेगा, एंड सो ऑन। क्वेश्चन नंबर 21 में कहता है हाउ डू कंप्यूटर्स इंटरैक्ट विद पेरिफेरल डिवाइसेस। सबसे पहले आप पेरिफेरल डिवाइसेस समझें क्या है। तमाम वो डिवाइसेस जो आप कंप्यूटर सिस्टम में बाहर से अटैच करते हैं,
आपके सीपीयू का इंटरनल हिस्सा नहीं है बल्कि आपने बाहर से अटैच किया है, इसको आप पेरिफेरल डिवाइसेस कहते हैं। अब पेरिफेरल डिवाइसेस में प्रिंटर, स्कैनर, आपका कीबोर्ड, माउस, आपके स्पीकर, ये सारी पेरिफेरल डिवाइसेस हैं। तो कहता है कंप्यूटर इनसे इंटरैक्ट करता है किस तरह, एक्सचेंजिंग डेटा। आपका डेटा इनपुट के तौर पर लेता है अगर वो इनपुट डिवाइस है, और अगर आउटपुट डिवाइस है तो आउटपुट डेटा उसको देता है। हाउ डू एनिमल्स इंटरैक्ट विद देयर एनवायरनमेंट, कि जानवर कैसे अपने एनवायरनमेंट से इंटरैक्ट करते हैं। जानवर जो है पौधों से भी इंटरैक्ट करते हैं और दूसरे जानवरों से भी करते हैं। ये फूड चेन बनाते हैं एक इकोसिस्टम की। छोटा जानवर बड़े जानवर की खुराक बन रहा है, बड़ा जानवर उससे बड़े जानवर की, उससे बड़ा जानवर उससे बड़े जानवर की। इस तरीके से ये पूरी एक फूड चेन बन जाती है, जो कि कहां से शुरू होती है बेटा, प्रोड्यूसर से शुरू होती है। प्रोड्यूसर कौन है, पौधे हैं, ठीक है। फिर कहता है व्हाट इज सॉफ्टवेयर, व्हाट वुड कंप्यूटर्स बी विदाउट सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या है, ऐसा हिदायत का मजमुआ जो आप कंप्यूटर को देते हैं ताकि कंप्यूटर आपका काम परफॉर्म करे, ठीक है। कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ इंस्ट्रक्शंस, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स जो आप कंप्यूटर को देते हैं कि मेरा फलां काम कर दें, तो उसके बुनियाद पर कंप्यूटर काम करता है। जितने भी आप एप्लीकेशंस इंस्टॉल करते हैं, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, वो बेसिकली इंस्ट्रक्शंस का ही मजमुआ है। सॉफ्टवेयर के बगैर कंप्यूटर एक यूजलेस मशीन है, वो लोहे का, प्लास्टिक का एक डब्बा है, बगैर सॉफ्टवेयर के वो काम नहीं कर सकता। टाइप्स ऑफ कहता सॉफ्टवेयर लिखें, सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब सॉफ्टवेयर की बेटा दो टाइप्स हैं आपके पास, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरी है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर की कौन सी दो टाइप्स है, पहली सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। व्हाट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर का मतलब यह है कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसे सिस्टम के रिसोर्सेज इस्तेमाल करने के लिए बनाया गया। जैसा कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे आप विंडो इंस्टॉल करते हैं, ये क्या करता है, ये सिस्टम की रैम, सिस्टम की हार्ड डिस्क, सिस्टम का सीपीयू, सिस्टम के बाकी जितने भी हार्डवेयर रिसोर्सेज हैं, उनको आपके लिए काबिले इस्तेमाल बनाता है। इस वजह से सिस्टम सॉफ्टवेयर को सिस्टम सॉफ्टवेयर कहा जाता है कि वो सिस्टम के रिसोर्सेज को आपके लिए अवेलेबल कर रहा है, ठीक है। और इसकी बुनियाद पर हम सारे के सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स को रन करने के काबिल हो जाते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर का किरदार क्या है, इट एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन हार्डवेयर एंड यूजर एप्लीकेशन। हार्डवेयर और हमारी एप्लीकेशंस जो हम अपने सॉफ्टवेयर चलाना चाहते हैं, गाना सुनने का, गेम खेलने का, कोई डॉक्यूमेंट एडिट करने का, इनके दरमियान जो कनेक्शन बनवाता है वो कौन है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। एग्जाम्पल्स उसने पूछी है ऑपरेटिंग सिस्टम की, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर की एग्जाम्पल है। उसमें आपके पास माइक्रोसॉफ्ट विंडोज आप लिख दें, मैक ओएस लिख दें, लिनक्स लिख दें, यूनिक्स लिख दें, सोलारिस लिख दें, बेतहाशा ऐसी एग्जाम्पल्स है। फिर कहता है एग्जाम्पल दें डिवाइस ड्राइवर्स की। अब डिवाइस ड्राइवर्स में बेटा जितने भी आपके पास डिवाइसेस आपने लगाई हैं, साउंड कार्ड लगाया, साउंड कार्ड के ड्राइवर, ग्राफिक कार्ड लगाया, ग्राफिक कार्ड के ड्राइवर, प्रिंटर अटैच किया, प्रिंटर के ड्राइवर, स्कैनर अटैच किया, स्कैनर के ड्राइवर्स आ गए, ठीक है। इसी तरह यूटिलिटी प्रोग्राम्स की एग्जांपल्स आपसे पूछ रहा है। अब यूटिलिटी प्रोग्राम्स में आपके पास एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आ जाते हैं, बैकअप के सॉफ्टवेयर आ जाते हैं, डिस्क क्लीनिंग के सॉफ्टवेयर आ जाते हैं, फॉर्मेटिंग के टूल्स आ जाते हैं जो कि डिस्क फॉर्मेटिंग करवाते हैं। सेकेंड कैटेगरी आ जाती है आपके पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूजर्स के लिए बनाए गए हैं, डिजाइन टू हेल्प यूजर्स टू परफॉर्म देयर स्पेसिफिक टास्क। जैसे कि आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, ठीक है, और इसी तरीके से आपका नोटपैड है, गूगल डॉक्स है, आपका अडोब फोटोशॉप है। ये तमाम वो सॉफ्टवेयर्स हैं जो यूजर की जरूरियात को पूरा कर रहे हैं। इन्हें क्या कहते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यहां पर दरमियान में एमसीक्यूज के लिए कुछ इंफॉर्मेशन हैं कि सबसे पहला कंप्यूटर वायरस बनने वाला, उसका नाम क्या था बेटे, क्रीपर। और क्रीपर कब इन्वेंट हुआ, क्रिएट हुआ, 1971 में क्रिएट किया गया था। ये एक्सपेरिमेंटल एक प्रोग्राम था जो कि सेल्फ रिपीटिंग था, मतलब अपनी कॉपीज जनरेट करता था, ठीक है। और मैसेज क्या डिस्प्ले करता था, आई एम द क्रीपर कैच मी इफ यू कैन, मैं क्रीपर हूं, पकड़ ले मुझे अगर पकड़ सकते हैं, ठीक है। गिव एग्जांपल्स ऑफ वर्ड प्रोसेसर्स। तो वर्ड प्रोसेसर की एग्जांपल्स में बेटा आप दे देंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, गूगल डॉक्स की एग्जांपल दे सकते हैं।
इसी तरह उसने पूछा है वेब ब्राउजर्स की एग्जांपल दे देंगे, बहुत छोटे और आसान सवाल है कि वेब ब्राउजर्स में आप गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, सफारी, ठीक है, और आपके पास माइक्रोसॉफ्ट एज, ये सारे के सारे वेब ब्राउजर्स हैं। आप कोई सी 4 एग्जांपल्स लिख दें। इसी तरह गेम्स के सॉफ्टवेयर में आपके पास आ जाता है बेटा माइनक्राफ्ट, फोर्टनाइट, अमोंग यूअस, बाकी भी जितनी गेम्स के नाम आपको आते हैं आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन 34 में बेटा आपको कहा गया कि एग्जांपल्स ऑफ मीडिया प्लेयर्स बताएं। अब मीडिया प्लेयर्स में आप जो भी मीडिया प्लेयर इस्तेमाल करते हैं उनके नाम लिख दें। वीएलसी मीडिया प्लेयर, विंडो मीडिया प्लेयर, यहां पे 2 मेंशन है। फिर पूछता है पर्पस ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर हमने आपको बताया कि क्या करता है, कंप्यूटर हार्डवेयर को मैनेज करता है, कंप्यूटर हार्डवेयर को ऑपरेट करवा के देता है, सिस्टम के जो हार्डवेयर रिसोर्सेज हैं उनको अवेलेबल करता है यूजर के लिए, ताकि यूजर उस पर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को रन कर सके। इसी तरह एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का पर्पस क्या होता है, इट हेल्प द यूजर टू परफॉर्म देयर टास्क। यूजर ने जो अपना टास्क परफॉर्म करना है उसके लिए क्या इस्तेमाल करते हैं हम, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को। और ये क्वेश्चन बेटा पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार आपके पास आएगा पेपर में कि सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का डिफरेंस बता दें। तो इन्हीं को आप इस तरीके से पॉइंट्स बना के लिख दें। उसी ऊपर वाले क्वेश्चंस को पॉइंट्स बना के लिख दिया गया है क्वेश्चन 37 में, ठीक है। नेक्स्ट बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर 37 के बाद जो है ना वहां पे क्वेश्चंस रिपीट हुए हुए, आपने क्वेश्चन नंबर 44 से स्टार्ट करना है। व्हाट इज वॉन न्यूमन कंप्यूटर आर्किटेक्चर। वॉन न्यूमन कंप्यूटर आर्किटेक्चर का जो डिजाइन है वो जॉन वॉन न्यूमन ने 1940 में दिया था। इसके 4 मेन कंपोनेंट्स थे, एक मेमोरी, एक सीपीयू, इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस। मेन कंपोनेंट्स वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर के पूछता है तो आपने यही 4 नाम लिखने हैं, मेमोरी, सीपीयू, इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस। अब व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मेमोरी इन वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर, क्वेश्चन नंबर 46। मेमोरी ने क्या करना है, यहां जो मेमोरी की बात हो रही है ये बेटा किसकी बात हो रही है, ये रैम की बात हो रही है, प्राइमरी मेमोरी की बात हो रही है। वॉन न्यूमन ने कहा था कि जिस भी डेटा या इंस्ट्रक्शन को आपने एग्जीक्यूट करना है सबसे पहले आपने उसे रैम में लोड करना है, मेमोरी में लोड करना है। मेमोरी स्टोर्स इनपुट डेटा एंड इंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड फॉर सीपीयू प्रोसेसिंग। कि मेमोरी क्या करती है, तमाम वो डेटा स्टोर करती है जो कि एग्जीक्यूट करवाना चाहता है सिस्टम। व्हेन प्रोग्राम स्टार्ट्स इट इज लोडेड इनटू रैम फॉर फास्टर एग्जीक्यूशन। जैसे ही आप किसी प्रोग्राम पे डबल क्लिक करेंगे, उसे स्टार्ट करेंगे तो वो कहां पहुंच जाएगा, वो मेमोरी में लोड हो जाएगा, वहां से सीपीयू उसे फेच करेगा और एग्जीक्यूट करवाएगा। 47 क्वेश्चन में है फंक्शन ऑफ सीपीयू इन द वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर। सीपीयू एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शंस एंड परफॉर्म अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन। सीपीयू जो है वो क्या करेगा, अपने अरिथमेटिक और लॉजिकल यूनिट के जरिए, एएलयू के जरिए इंस्ट्रक्शन को डिकोड करवाएगा और डिकोड करवाने के बाद कंट्रोल यूनिट से पूछेगा कि इसके अगेंस्ट कौन सी कमांड चलानी है। कंट्रोल यूनिट डायरेक्ट सीपीयू एक्टिविटीज बाय मैनेजिंग इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन एंड कम्युनिकेशन विद मेमोरी। तो कंट्रोल यूनिट आपको कमांड बताता है कि कौन सी कमांड आपने एग्जीक्यूट करवानी। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 48 में अगर हम डिस्कस करें तो क्वेश्चन नंबर 48 में इनपुट डिवाइसेस अलाउ यूजर टू इनपुट डाटा एंड इंस्ट्रक्शन इनटू द सिस्टम यूजिंग अ कीबोर्ड। कि डाटा कैसे आता है आपके पास सिस्टम में, इनपुट डिवाइसेस के जरिए आता है, फिर उन इंस्ट्रक्शंस को आप एग्जीक्यूट करवाते हैं। इसी तरह फंक्शन पूछा गया आउटपुट डिवाइसेस का वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर में। तो आउटपुट डिवाइसेस जो है वो प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ डाटा को डिस्प्ले करवाने के लिए, सुनवाने के लिए, हार्ड फॉर्म में प्रिंट लेने के लिए इनमें काम आती है। अब उसमें मॉनिटर हो सकता है, उसमें प्रिंटर हो सकता है, उसमें आपका स्पीकर हो सकता है, डिफरेंट किस्म की आउटपुट डिवाइस है। फिर वो कहता है फंक्शन ऑफ डेटा बस बताएं, एड्रेस बस बताएं और कंट्रोल बस बताएं। डेटा बस का काम क्या है बेटा, डेटा ट्रांसपोर्ट करना विद इन द कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। एड्रेस बस का काम क्या है, मेमोरी के एड्रेसेस ट्रांसपोर्ट करना बिटवीन द कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, एड्रेस बस मेंटेन करती है आपकी डेटा की डेस्टिनेशन इंफॉर्मेशन कि मेमोरी में किस लोकेशन से डेटा पिकअप करना है। कंट्रोल बस जो है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स आपके
कंट्रोल करती है ताकि आपका जो कंप्यूटर ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है उसको हैंडल किया जा सके। व्हाट आर 4 मेन स्टेप्स इन द वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर इंस्ट्रक्शन साइकिल, क्वेश्चन नंबर 51 में। अब 4 मेन स्टेप्स क्या है? सबसे पहला, आपके सीपीयू ने डाटा फेच करके लाना है मेमोरी से। दूसरा, उसे डिकोड करना है ताकि वो समझ सके कि वो डाटा क्या है, कमांड क्या आई है, फिर उसे एग्जीक्यूट करवाता है और उसके बाद उसको स्टोर करता है फॉर फ्यूचर पर्पस। फॉर फ्यूचर पर्पस। इस साइकिल को आप समझ लें, फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट साइकिल। तो पहला स्टेप, फेच द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेमोरी, सीपीयू उठा के लाता है, फिर उसको डिकोड करता है, अपने इंस्ट्रक्शन सेट के साथ मैच करता है, फिर उसे एग्जीक्यूट करवाता है कमांड को, और फिर उसको फ्यूचर पर्पस के लिए स्टोर करता है। अब अलग अलग हर स्टेप पे आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। जैसे उसने पूछा फेचिंग के स्टेप में क्या होता है 52 में। ड्यूरिंग द फेचिंग स्टेप द सीपीयू रिट्रीव इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द मेमोरी। सीपीयू क्या करता है? मेमोरी से इंस्ट्रक्शन को उठाकर लाता है जिसे एग्जीक्यूट करवाना है, और प्रोग्राम काउंटर जो रजिस्टर है उसमें अगली इंस्ट्रक्शन का एड्रेस स्टोर किया जाता है ताकि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कौन सी उठा के लानी है। ठीक है। 53 में वो कहता है डिकोडिंग के स्टेप में क्या परफॉर्म होता है। डिकोडिंग के स्टेप में कंट्रोल यूनिट अपने इंस्ट्रक्शन सेट के साथ उस इंस्ट्रक्शन को मैच करता है जिसे उठा के लाए हैं, ताकि पता चल सके कि किस कमांड को एग्जीक्यूट करवाना है। नेक्स्ट आपके पास बेटा क्वेश्चन बन सकता है कि एग्जीक्यूशन के स्टेप में वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर में क्या होता है। तो एग्जीक्यूशन के स्टेप में बेटा क्या होता है कि सीपीयू इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करता है जो उसे कंट्रोल यूनिट ने डिकोड करके दी है। इसके लिए वो इस्तेमाल करता है अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट का और कंट्रोल यूनिट का। 55 क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग द स्टोरिंग स्टेप इन वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर। तो जो आपका स्टोरेज का स्टेप है उसके अंदर मेमोरी लोकेशन पर आपकी जो भी सेकेंडरी मेमोरी है, हार्ड डिस्क ड्राइव है, उसके ऊपर आउटपुट को स्टोर किया जाता है, और अगर वो कोई ऐसी आउटपुट है जो कि डिस्प्ले करवानी है तो एलसीडी की तरफ भेज दी जाती है। अगर ऐसी आउटपुट है जो प्रिंटर की तरफ जानी है तो उधर चली जाती है। तो ये स्टोरेज का स्टेप है बेसिकली। अब नेक्स्ट टॉपिक आपके पास आ जाता है बेटा नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम क्या है? टू रिप्रेजेंट न्यूमेरिक डाटा। एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा मेथड जिसके जरिए हम कंप्यूटिंग में न्यूमेरिकल डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं, इसको क्या कहते हैं? नंबर सिस्टम कहते हैं। ये डाटा को रिप्रेजेंट भी करता है, स्टोर भी करता है, प्रोसेस करने में भी मदद देता है। इट इनेबल कंप्यूटर्स टू परफॉर्म कैलकुलेशंस एंड स्टोर डाटा एंड ट्रांसफर इंफॉर्मेशन। तो इसके जरिए आप कैलकुलेशंस भी परफॉर्म करते हैं, डाटा को स्टोर भी करते हैं, डाटा को ट्रांसफर भी करते हैं। अच्छा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम कितने दिए गए हैं आपकी बुक में इस वक्त? बाइनरी नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। अब वन बाय वन इन सिस्टम्स को हम एक्सप्लेन करते जाएंगे। बाइनरी नंबर सिस्टम बेटा डेसिमल का सबसे पहले पूछ रहा है। डेसिमल नंबर सिस्टम की बेस 10 होती है। 0 से लेकर 9 तक नंबर्स इसमें अलाउ होते हैं। मतलब 0 से लेकर 9 तक जो नंबर्स हैं उसका कोई भी कॉम्बिनेशन बनाकर आप नंबर बना सकते हैं। बाइनरी नंबर सिस्टम की बेटा बेस 2 होती है। उसमें सिर्फ 2 डिजिट अलाउ है। कौन कौन से डिजिट अलाउ है? 0 और 1। तो बाइनरी नंबर सिस्टम में जितने भी नंबर्स आप बनाएंगे वो सारे के सारे या 0 या 1 पर मुश्तमिल होंगे, और आपके जितने डिजिटल डिवाइसेस हैं इंक्लूडिंग कंप्यूटर, ये बाइनरी नंबर सिस्टम पे काम करती है। बाइनरी नंबर सिस्टम को क्यों इस्तेमाल करता है कंप्यूटर? क्योंकि कंप्यूटर जो है वो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट से मिलकर बना हुआ है, और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में वोल्टेज स्टेट्स 2 ही हैं, या ऑन या ऑफ, या हाई या लो। तो हम ऑन को 1 से रिप्रेजेंट कर देते हैं और ऑफ को रिप्रेजेंट कर देते हैं हम किससे? 0 से। क्वेश्चन नंबर 61 में वो कहता है हाउ डज अ कंप्यूटर प्रोसेस डाटा इन बाइनरी। जब आप कीबोर्ड पे टाइप करते हैं बेटा कोई भी लेटर, ठीक है, तो उसके बाइनरी कोड में उसको क्या किया जाता है? कन्वर्ट किया जाता है। अब बाइनरी कोड में कैसे कन्वर्ट किया जाता है? किसी ना किसी इनकोडिंग स्कीम को पहले इस्तेमाल किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक मशहूर इनकोडिंग स्कीम है आस्की। उस लेटर की, आपके लिखे गए लेटर की, आपके लिखे गए नंबर की, आपके लिखे गए निशान की, जितने कीबोर्ड पे मौजूद है,
आस्क की वैल्यू पिक करते हैं और फिर उस आस्क की वैल्यू की क्या बनाते हैं, बाइनरी बनाते हैं, तो वो कंप्यूटर में स्टोर की जाती है। अब वो कहते हैं जी आप बाइनरी नंबर को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ये जितने भी कन्वर्जन वाले क्वेश्चन है इसकी अलग वीडियो बनाई गई है और उसके अंदर आपको इसकी सारी प्रैक्टिस करवाई जाएगी, सारे नंबर सिस्टम एक्सप्लेन किए जाएंगे, जितनी बुक में एग्जांपल्स हैं और यहां भी क्वेश्चन है वो अलग से आएंगे, ठीक है। बाकी थ्योरी के क्वेश्चन हम यहां पे पढ़ते चले जा रहे हैं। फिर कहता है 64 क्वेश्चन में व्हाट इज द ऑक्टल नंबर सिस्टम। अब ऑक्टल नंबर सिस्टम की बेस क्या है बेटा, 8 है और इसमें 0 से लेकर 7 तक डिजिट अलाउ है। 0 से 7 तक डिजिट्स को मिलाकर कोई भी कॉम्बिनेशन आप बना लेंगे तो इसको आप ऑक्टल नंबर कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर आपके पास जो कन्वर्जन वाले क्वेश्चन है मैंने आपको बताया, उसके लिए अलग वीडियो बनाई गई है। यहां पर क्वेश्चन नंबर 68 लिखा हुआ है व्हाट इज हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल में बेटा बेस 16 है, 0 से लेकर 9 तक नंबर अलाउ है और ए से लेकर एफ तक। अब ये जो ए से लेकर एफ तक है बेसिकली अगर 10 नंबर आएगा तो उसे ए कहेंगे, 11 आएगा तो बी कहेंगे, 12 आएगा तो सी कहेंगे, 13 आएगा तो डी कहेंगे, 14 आएगा तो ई कहेंगे और 15 आएगा तो क्या कहेंगे, एफ कहेंगे, ठीक है। इसी तरीके से आपके पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज बाइनरी इनकोडिंग इन कंप्यूटर। नेक्स्ट बेटे आपने तैयार करना है क्वेश्चन नंबर 72 व्हाट इज बाइनरी इनकोडिंग इन कंप्यूटिंग। बाइनरी इनकोडिंग क्या है, बेसिकली कि नंबर्स को बाइनरी डिजिट्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करने को कंप्यूटर सिस्टम में बाइनरी इनकोडिंग स्कीम कहते हैं। कहता है व्हाई आर होल नंबर कॉमनली यूज्ड इन कंप्यूटिंग फॉर क्वांटिटीज दैट कैन नॉट बी नेगेटिव। आप होल नंबर्स का इस्तेमाल क्यों करते हैं काउंटिंग के लिए। अब देखें बेटा होल नंबर जो होते हैं वो नेगेटिव नहीं होते, होल नंबर कभी भी नेगेटिव नहीं होते, तो लिहाजा एज को रिप्रेजेंट करने के लिए, स्टूडेंट के काउंट्स, ग्रेड्स, चीजों को काउंटिंग करने के लिए जी इतनी कुर्सियां हैं, इतने टेबल हैं, 10 है, 15 है, 20 है, ये नेगेटिव नहीं हो सकते, तो इसके लिए अनसाइंड इंटीजर इस्तेमाल होता है। अनसाइंड का मतलब कि इसमें सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज आ सकती हैं, इसमें नेगेटिव वैल्यू कोई भी नहीं आ सकती। अच्छा, होल नंबर्स को इस्तेमाल करने का जो मकसद है वो है ही यही कि आप उसमें नॉन नेगेटिव इंटीजर इस्तेमाल करेंगे, 0 उसमें इन्वॉल्व होगा लेकिन किसी किस्म की कोई नेगेटिव वैल्यू उसमें शामिल नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 75 में कहता है बेटा व्हाट आर साइंड इंटीजर्स। साइंड इंटीजर्स ऐसे इंटीजर्स बेटा जो पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो साइंड इंटीजर्स में पॉजिटिव वैल्यूज भी होती हैं और नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं, तो लिहाजा इसलिए इसको साइंड इंटीजर कहते हैं। और इसमें एक मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट एमएस भी जिसे आप कहते हैं वो रिजर्व कर दी जाती है साइन बिट के लिए। अगर वो 1 है इसका मतलब है कि नेगेटिव नंबर है, अगर वो 0 है तो इसका मतलब है कि वो पॉजिटिव नंबर है। नेक्स्ट आपका बेटे क्वेश्चन है व्हाट इज वंस कंप्लीमेंट। अब वंस कंप्लीमेंट बाइनरी नंबर सिस्टम में किस लिए इस्तेमाल होता है, आप इससे पॉजिटिव नंबर्स को भी और नेगेटिव नंबर्स को भी डिजिटल सिस्टम्स में एक्सप्रेस करते हैं। अब जब आपका होगा बेटा नेगेटिव नंबर, तो नेगेटिव नंबर जो है उसमें आप क्या करेंगे, सारी की सारी बिट्स को इन्वर्ट करेंगे पहले, उसका बाइनरी बना के सारी बिट्स को क्या करेंगे, इन्वर्ट करेंगे, 0 को 1 में चेंज कर देंगे और 1 को 0 में चेंज कर देंगे, तो इसको वंस कंप्लीमेंट कहते हैं। एक और मेथड है नेगेटिव वैल्यू को कंप्यूटर में स्टोर करने का, वो क्या है, सेकंड कंप्लीमेंट मेथड या टूज कंप्लीमेंट इसको कहते हैं। तो किस लिए इस्तेमाल होता है टूज कंप्लीमेंट मेथड, नेगेटिव नंबर्स को कंप्यूटर में स्टोर करने के लिए टूज कंप्लीमेंट मेथड इस्तेमाल होता है। टूज कंप्लीमेंट में स्टेप्स क्या है बेटा, क्वेश्चन 78 में पूछा गया है कि आप सबसे पहले तमाम बिट्स को इन्वर्ट करेंगे, 0 को 1 में कन्वर्ट करेंगे और 1 को 0 में, और उसके बाद उसके रिजल्ट में 1 ऐड कर देंगे, तो जो नंबर बनेगा वो आपका टूज कंप्लीमेंट कहलाएगा, ठीक है। अब आपके जो बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशंस है बाइनरी पे, उसमें एडिशन भी है, सब्ट्रैक्शन भी है, मल्टीप्लीकेशन भी है और डिवीजन भी। ये सारे ऑपरेशंस आपको 1 बाय 1 जो नंबर सिस्टम की वीडियो है उसके अंदर समझाए जाएंगे, ठीक है। अच्छा, हम आ जाते हैं थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पे। फिलहाल हमारे पास क्वेश्चन 85 पे आ गया
इनकोडिंग स्कीम्स में से क्वेश्चन, व्हाट डज आस्की स्टैंड्स फॉर? आस्की से क्या बनता है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। आस्की से क्या बनता है बेटे? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। और इसका पर्पस क्या है कि आप कंप्यूटर में कैरेक्टर्स की इनकोडिंग कर सके। ठीक है, कंप्यूटिंग सिस्टम्स में कैरेक्टर की इनकोडिंग के लिए, कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए कंप्यूटर की जुबान में आप इस्तेमाल करते हैं इनकोडिंग स्कीम्स का। पर्पस क्या है आस्की इनकोडिंग स्कीम का? टू रिप्रेजेंट कैरेक्टर एज न्यूमेरिकल कोड्स, ताकि आपका कंप्यूटर उस डाटा को प्रोसेस कर सके और रिलायबली उसके ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म कर सके। अब यहां पे एग्जांपल पूछी गई है कि कैपिटल ए का आस्की कोड बताएं, आपने बता दिया 65। स्मॉल ए का आस्की कोड बताएं, आपने बता दिया 97। एक्सटेंडेड आस्की किसे कहते हैं? ये भी आस्की का सिस्टम है, उसका एडवांस वर्जन है। ये 8 बिट नंबर सिस्टम पर मुश्तमिल है और 8 बिट का मतलब 2⁸ 256। तो 256 कैरेक्टर आप इसमें रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसमें सिंबल्स भी हो सकते हैं, जिसमें लेटर्स भी हैं, जिसमें कैरेक्टर भी हैं। आप नेट से आस्की का चार्ट भी निकाल के दे सकते हैं, आपकी बुक में भी दिया हुआ है। फिर एक और इनकोडिंग स्कीम है यूनिकोड। यूनिकोड जो है वो क्या करता है? तमाम ग्राफिकल कैरेक्टर्स को जो कि राइटिंग सिस्टम्स में मौजूद हैं उनको रिप्रेजेंट करता है। ओवर 1 मिलियन कैरेक्टर्स की इनकोडिंग ये कर सकता है। इसमें फिर आपके पास वर्जन्स हैं, UTF-8 है, UTF-16 है और UTF-32। UTF-32 की रेंज सबसे ज्यादा है और UTF-8 की जो रेंज है टू रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स वो सबसे कम है। अच्छा, फिर आपको आस्की और यूनिकोड का डिफरेंस पूछा गया है, तो बिल्कुल बेटा ऊपर वाले क्वेश्चंस का ही आंसर उठा के आप यहां लिख दें तो आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। 91 में आपसे पूछा गया है कि UTF-8 क्या चीज है? UTF-8 जो है बेटा वेरिएबल लेंथ इनकोडिंग स्कीम है। 1 बाइट से लेकर 4 बाइट्स तक रिप्रेजेंट कर सकती है एक कैरेक्टर को और बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी भी इसकी मौजूद थी आस्की के साथ, तो लिहाजा ये पुराने सिस्टम के भी नंबर को रिप्रेजेंट कर सकता है और नए सिस्टम के भी। जैसे लेटर कैपिटल ए को मैप किया जाता है U+0041 यूनिकोड में, इसी तरह उर्दू का जो लेटर है बे, उसका यूनिकोड क्या है? U+0628। तो इसको आप एग्जाम्पल के तौर पे याद कर लें। ठीक है, इसी तरह UTF-16 जो है, ये 26 नहीं है बेटा, UTF-16 है। वेरिएबल कैरेक्टर इनकोडिंग मैकेनिज्म है, ये भी 2 बाइट्स से लेकर 4 बाइट्स तक इसकी रेंज है। कितनी रेंज है? 2 बाइट्स से लेकर 4 बाइट्स तक। लेकिन ये बैकवर्ड कंपैटिबल नहीं था आस्की के साथ। ठीक है, ये ट्रांसलेट नहीं कर सकता आस्की कोड को। नेक्स्ट बेटा 93 पे हम डिस्कस कर रहे हैं व्हाट इज UTF-32। अब UTF-32 भी इनकोडिंग मेथड स्कीम है, ठीक है, यूनिकोड की, जिसकी फिक्स लेंथ है 4 बाइट्स पर कैरेक्टर। हर कैरेक्टर को कम से कम 4 बाइट्स में रिप्रेजेंट किया जाएगा। अच्छा, ये डिजाइन में बड़ा सिंपल था लेकिन स्पेस यूजेज ये बहुत ज्यादा ले लेता है, तो इसलिए UTF-38 ज्यादा मकबूल नहीं हो सका क्योंकि इसमें स्पेस बहुत ज्यादा जाया होती है। अब एक कैरेक्टर फॉर एग्जांपल 2 बाइट में रिप्रेजेंट हो सकता था, लेकिन UTF-32 उसको भी 4 बाइट्स में कम से कम क्या करेगा? रिप्रेजेंट करेगा। हाउ आर इमेजेस, ऑडियो एंड वीडियो आर स्टोर्ड इन अ कंप्यूटर। तो बेटा चाहे इमेज हो, चाहे ऑडियो हो, चाहे वीडियो हो, तमाम डाटा को कंप्यूटर बाइनरी फॉर्म में ही स्टोर करता है, सीक्वेंस ऑफ जीरोस एंड वंस। फिर एक क्वेश्चन आ सकता है आपके पेपर में कि हार्ड डिस्क ड्राइव और सॉलिड स्टेट ड्राइव HDD और SSD में क्या डिफरेंस हो सकता है? हार्ड डिस्क ड्राइव जो है बेटा वो मैकेनिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्क है जिसमें स्पिनिंग डिस्क इस्तेमाल होती है और लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी है इसकी, लेकिन इसकी जो स्पीड है वो सॉलिड स्टेट डिस्क से क्या होती है? थोड़ी सी कम। जो SSD है वो फ्लैश मेमोरी को इस्तेमाल करता है। फ्लैश मेमोरी को इस्तेमाल करने की वजह से उसकी जो एक्सेस टाइम है वो बेटर होता है, ज्यादा होता है, परफॉर्मेंस बेटर। तो लिहाजा अगर आप तेज स्पीड चाहते हैं डाटा सर्चिंग की तो अपने लैपटॉप में, अपने कंप्यूटर में क्या इस्तेमाल करें? SSD ड्राइव। और अगर आप समझते हैं कि आपका नॉर्मल काम है तो फिर आप HD ड्राइव इस्तेमाल कर लें। ठीक है, 96 क्वेश्चन में आपको क्लाउड स्टोरेज के बारे में पूछा गया है।
क्लाउड स्टोरेज का मतलब है बेटा कि ओवर द इंटरनेट आप किसी और के कंप्यूटर पे स्टोरेज आपने ली हुई है और आप अपना डेटा वहां पे स्टोर कर रहे हैं, तो इसको कहते हैं क्लाउड स्टोरेज। क्लाउड स्टोरेज स्टोर फाइल्स ऑन रिमोट सर्वर एक्सेसिबल वाया द इंटरनेट। रिमोट सर्वर से मुराद ऐसा सर्वर, ऐसी मशीन, ऐसा कंप्यूटर जो आपकी सिटिंग प्लेस से, आपके घर से बहुत दूर है। हो सकता है दूसरे शहर में, हो सकता है दूसरे मुल्क में, ठीक है। तो इससे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है और बैकअप का ऑप्शन बढ़ जाता है। अब डेटा साइज का ये चार्ट है बेटा, एमसीक्यूज में भी आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी, कि बिट जो है बाइनरी डिजिट कहलाता है, बाइनरी इंटीजर 0 या 1। निबल जो है वो 4 बिट्स का होता है। 1 बाइट जो है वो 8 बिट्स का होता है। 1 किलोबाइट 1024 बाइट्स का होता है। इसी तरह 1 मेगाबाइट 1024 किलोबाइट का होता है। 1 गीगाबाइट 1024 मेगाबाइट का होता है। टेराबाइट जो है वो 1024 गीगाबाइट का होता है। 1 टेराबाइट जो है 1024 टेराबाइट का होता है। 1 एक्साबाइट जो है वो 1024 पेराबाइट का होता है। और जेटाबाइट जो है वो 1024 एक्साबाइट का होता है। और सबसे बड़ा 1 योटाबाइट जो है वो 1024 जेटाबाइट का होता है। आपका बेटा कोई इसके बारे में क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लें, इंशाल्लाह वहां पे आपकी क्यूरीज को क्लियर कर देंगे।